नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और स्वदेश खबर में आज सबसे पहले बात होगी क्रिकेट की। जी हाँ, मार्केट से दूर आज क्रिकेट पर जरा बातचीत करते हैं। जब एक बड़ी जीत में दो दो हिसाब हो जाए कि वो जीत मेगा विक्ट्री बन जाती है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाकर वर्ल्ड कप में मिली जो हार था उसका बदला लिया। साथ ही सेमीफाइनल में एंट्री लेकर रोहित सेना ताज से बस अब एक कदम नहीं, 2 कदम दूर है। जी हां, तो बस 2 कदम दूर ताज से इस वक्त टीम इंडिया साफ तौर पर नजर आती हुई। तो अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की, तो साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है कि भारत ने सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि ये जो पूरा समीकरण है ना, अब बड़ा दिलचस्प हो चला है। जी हाँ, जैसा एक वर्ल्ड कप को होना चाहिए उस तरह का वर्ल्ड कप ये रहा है। और पूरी तरह से आप देखेंगे कि इस वर्ल्ड कप में बहुत सी ऐसी बातें हुई जो कह सकते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड कप को और दिलचस्प बनाती है। ऑस्ट्रेलिया का घमंड पहले अफगानिस्तान ने चूर किया और उसके बाद टीम इंडिया ने जो किया उसने तो दिल ही जीत लिया। और अब यहां से जो राह है वो और ज्यादा रणनीतिक रूप से बड़े मायने रखती है। और इसीलिए ये चर्चा हम आज लेकर आए हैं कि आखिर किस तरह से इस विजयी अभियान को और इस वर्ल्ड कप के इस महाअभियान में भारत की यात्रा और तमाम रणनीतियां किस तरह की होनी चाहिए। चर्चा में मैं शामिल करूंगा चंद्रेश नारायणन साहब को, जो कि स्पोर्ट्स ऑथर हैं, क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं, बहुत विशेष नज़र रखते हैं। चंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपको इस चर्चा में पाकर। मेरा सबसे पहले तो मैं एक क्रिकेट इंथुजियास्ट के तौर पे मैं इस वर्ल्ड कप को यही कहूँगा कि जैसा वर्ल्ड कप होना चाहिए ना, इस वर्ल्ड कप ने वो मज़ा दिया है। आप बताइए, अब तक की ये जो यात्रा रही है वर्ल्ड कप में और अब जिस फेज में तमाम टीमें जा रही हैं, ये बड़ा बड़ा मजेदार है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया अपने प्रोग्राम में। मैं थोड़ा आपसे थोड़ा भिन्न राय रखता हूं इस मामले में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफी बार हम जो इंडिया में हैं हम भूल जाते हैं कि एक विश्व स्पोर्ट है, विश्व खेल है। और हम चाहते हैं कि इंडिया रोज खेले या इंडिया की मुकाबले जो है कुल मिलाकर एक वर्ल्ड कप में 10-15 हो, तभी हमें लगता है कि जो वर्ल्ड कप है। आप और मैं, हम सब इसमें साथी भागीदार है। या भूल जाता है कि बाकी 19 टीमें भी हैं जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। और ये सचमुच में एक विश्व कप था। T20 विश्व कप जो इस बार था, 20 टीमों के जो जो सूची थी, वो सचमुच में एक विश्व कप था। और आप जो जोश है आप नेपाल में देखें, अफगानिस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, श्रीलंका, पाकिस्तान, दुनिया भर में आप देखें, जोश जो होता है क्रिकेट के लिए वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि काफी बार हम अपने अपने एक आईने अपने अपने एक नजरिए से देखना चाहते हैं इस क्रिकेट के स्पोर्ट को। तो मुझे लगता है कि आप अगर युगांडा से पूछें, पापुआ न्यू गिनी से पूछें, नामीबिया से पूछें, सभी टीमों के लिए ये टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण था। तो मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट जो है एक स्पोर्ट के तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल सही टूर्नामेंट था। स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट टूर्नामेंट। लेकिन एक चीज और चंद्रेश जी मैं समझना चाहता हूं, हम अगर अब आगे के सफर को देखें, बहुत सारे फैक्टर अब यहां पर रोल प्ले कर रहे हैं। ये बड़ा कहते हैं कि बड़ा पेचीदा सेमीफाइनल और उसके आगे की राह और ज़्यादा। हमने देखा कि इससे पहले भी जो जो पड़ाव थे उसमें बहुत सी बातों का ख्याल रखते हुए और फिर जो टीमें हैं वो आगे बढ़ी। निश्चित रूप से उसमें हार और जीत का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन और भी फैक्टर्स थे। अब ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ से जो आगे अब रणनीतिक तौर पर भारत आगे बढ़ेगा, बाकी टीमें के साथ जो टकराव है और बाकी सभी चीज़ें, वो किस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर रही हैं?
देखिए, मैं हमेशा मानता था कि भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए 20 घंटे अच्छे खेलने हैं। यानी सुपर 8 मुकाबलों में जो है 12 घंटे, और सेमीफाइनल और फाइनल में 8 घंटे, कुल मिलाकर 4-4 घंटे मैं मान रहा हूँ एक मुकाबले का। और अब जो है 12 घंटे आपने खेल लिए, आपको अब 8 घंटे अच्छा खेलना है सेमीफाइनल और फाइनल में, और विश्व चैंपियन बनना है T20 क्रिकेट के। पर इसमें अड़चन यह है, पहली बात, इंग्लैंड की जो टीम है वो T20 क्रिकेट की दिग्गज टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है। पिछले बार सेमीफाइनल में भारत को इसी इंग्लैंड टीम ने हराया था, और उनका जो अंदाज है, वो अंदाज भारत ने कुछ हद तक उनके कप्तान के जरिए कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनाया था। पर इंग्लैंड की टीम उसी तरह है कि वो उनके पास करीबन 9 बल्लेबाज हैं, 8 गेंदबाज हैं। तो उनके पास डेप्थ काफी है उनके लाइनअप में, T20 क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो बात भारत को समझना पड़ेगा, जो अब तक जो कुछ कुछ खामियां हैं भारत के लाइनअप में, उसको किसी तरह उसको पार पाना पड़ेगा अगर भारत को T20 विश्व चैंपियन बनना है। ये मुश्किल नहीं है, पर ये आपके लिए एक चुनौती है, और आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस मुकाबले में। मैं इसको एक एक कदम के तौर पर देखना चाहूंगा। पहला मैं इंग्लैंड की तरफ देखूंगा, क्योंकि हमें पता नहीं क्या होगा दूसरे सेमीफाइनल में, क्योंकि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान दोनों ही खतरनाक टीम है। अफगानिस्तान को हमने देखा किस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मात दी, और उसके पहले उन्होंने जो है न्यूजीलैंड को मात दी, और अब आज उन्होंने बांग्लादेश को मात दी। साउथ अफ्रीका को अगर देखें तो वो मुश्किल स्थितियों से उभर कर आए हैं इस पड़ाव पर। तो बहुत ही, ये 4 टीमें, ये 4 बेस्ट टीमें हैं जो अब इस सेमीफाइनल के पड़ाव पर है। और भारत के लिए पहला जो सेमीफाइनल का पड़ाव है, बहुत 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 मुश्किल का पड़ाव है। एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरह से हम इस पूरे सफर में एक चीज हम देख रहे हैं कि सरप्राइजेस बहुत ज्यादा मिले। भारत के लिहाज से आपको क्या लगता है, किन सरप्राइजेस से उसे खुद को, कहते हैं ना कि शील्ड बनानी होगी, या शायद विशेष रणनीति की आवश्यकता होगी, या खुद के नजरिए से अगर सामने वाले प्रतिद्वंदी को सरप्राइज करना है तो कहां काम करना है? देखिए, भारत को अगर इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराना है, तो भारत को इंग्लैंड के साथ वही सलूक करना है जो इंग्लैंड ने भारत के साथ 2022 के T20 सेमीफाइनल में किया था। उस सेमीफाइनल में जो है जॉस बटलर, जो तब भी कप्तान थे उनके और आज भी कप्तान है सफेद गेंद के, उन्होंने और एलेक्स हेल्स ने मिलकर गेंदबाजों की ऐसी पिटाई की, उस 10 विकेट की हार की गूंज आज तक मेरे कानों में बज रही है। तो मेरे ख्याल से भारत को भी उसी लहजे में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इंग्लैंड के सामने। और दूसरी बात जो है, जो उनका और ऑस्ट्रेलिया का जो खासियत है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की T20 टीमों की जो खासियत है, कि उनके पास बहुत डेप्थ है। यानी उनके पास बल्लेबाज जो है 8वें 9वें नंबर तक। आपने कल अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा हुआ, एक एक बल्लेबाज आते जा रहे, पता नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा था उनकी बल्लेबाजी लाइनअप। तो भारत को इससे बचना पड़ेगा, और आप कोई ढिलाई नहीं बरत सकते, क्योंकि ये है करो या मरो वाली स्थिति। ये मैच हार गए तो सीधे मुंबई आना पड़ेगा, ये मैच जीते तो आपको सीधे बारबाडोस जाने का मौका मिलेगा। तो ये मैच जो है करो या मरो वाली स्थिति है, आप कोई भी ढिलाई नहीं बरत सकते। वही कीजिए जो इंग्लैंड ने आपके साथ किया था 2022 के T20 सेमीफाइनल में, उसी अंदाज में बल्लेबाजी कीजिए, उसी अंदाज में गेंदबाजी कीजिए। एक आखिरी सवाल, आपको लगता नहीं कि इस बार जो है वो थोड़ा, कह सकते हैं कि हम अगर फैंस के नजरिए से देखें, क्रिकेट प्रेमियों के नजरिए से, तो शायद इस बार उतनी ज्यादा रियायत फैंस देने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब एक सामने जो भी सफर है वो शायद फैंस के नजरिए से वो ये मान के बैठ के चल रहे हैं कि अब उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। जो चुनौती है उसका सामना आपको अपनी बेहतर रणनीति से करना होगा। आपके लिए अब राह उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं है। नहीं, ये कहना मेरे ख्याल से गलत होगा कि राह चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल, इससे बड़े कोई मुकाबले नहीं हो सकते किसी भी स्पोर्ट में। तो आई थिंक दैट ये थोड़ी, ये मेरे ख्याल से गलत होगा कहना। पर जहां तक फैन की बात है, अब देखिए, अगर ये इस बार, उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो, अगर कुछ हो जाए, ये इसका मतलब ये तो नहीं कि अगले बार जब अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होगा, या 2026 में जब T20 विश्व कप होगा, या 2027 में जब ओडीआई विश्व कप होगा, या अगले साल जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर भारत प्रवेश कर पाया, तो लोग जो है उम्मीद नहीं लगाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है।
11 साल हो गए भारत को आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद इस बार काया पलट हो जाए। अगर हो जाए तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकता। दुनियाई खेल के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी होगा भारत का जीतना इस बार। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर विश्लेषण आपका साफ तौर पे। और इस बीच हमारे साथ गौरव गुप्ता साहब भी जुड़ चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। गौरव, चूंकि आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं, कुछ तकनीकी खामी रह गई, ज़रा मुझे बताइए कि ये जो वर्ल्ड कप है, वैसे तो कमोबेश हमने हर चर्चा कर ली, ये वर्ल्ड कप जो है वो टीम इंडिया के किन खिलाड़ियों के लिए एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा? मतलब आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। जी बिल्कुल, आपका इशारा समझ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि टॉप ऑफ द लिस्ट ये बहुत बड़ा टेस्ट है विराट कोहली के लिए, क्योंकि वो हाल फिलहाल अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं रनों के लिए। जैसा कि हमने देखा इस स्टेज तक, और सेमीफाइनल तक स्टेज वो स्ट्रगल किए हैं। लेकिन बड़े मैचेस में हमने देखा है कि विराट जो है वो अपना स्तर उठाते हैं। ऐसा हमें पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे। इन द पास्ट वहां भी शायद थोड़ा स्ट्रगल ही किए हैं वो। और मुझे लगता है कि उनके, अगर वो कल को फेल होते हैं और इंडिया विश्व कप से सेमीफाइनल में बाहर होता है, तो उनके सिलेक्शन पर भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन हमने देखा जिस तरह से रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो विराट कोहली भी शायद उनसे इंस्पायर होकर वो भी एक बढ़िया नॉक खेल सकते हैं। और ये भारत का सबसे अच्छा मौका है विश्व कप जीतने का, क्योंकि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है, और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में। हालांकि ये कहना विद ड्यू रिस्पेक्ट टू साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ये लोग कमजोर टीमें नहीं है, ना ही इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया था, तो ये एक तरह का एक ग्रज मैच, रिवेंज मैच होगा भारत के लिए। और इंग्लैंड ही एक टीम है जो बहुत तकलीफ दे सकती है भारत को जबरदस्त रूप से, स्पेशली जिस तरह से फिल सॉल्ट और उनके जॉस बटलर उनके कप्तान खेल रहे हैं, ओपनिंग स्टार्ट दे रहे हैं उनको। तो कुछ खिलाड़ियों के लिए डेफिनेटली ये टेस्ट है, और टॉप ऑफ द लिस्ट में विराट कोहली को मानूंगा। रोहित शर्मा ने तो अपना वर्थ साबित करते रहे हैं, और वो जिस तरह से फ्री स्पिरिटेड गेम खेल रहे हैं, वो जरूर भारतीय टीम को सूट करती है। पास उस तरह समय की कम है, स्टार्ट जिस तरह से वो मेरे पास समय कम है। जरा एक और फैक्टर पे चर्चा कर लेते हैं। बारिश जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इस फाइनल में और इन सेमीफाइनल्स में साफ तौर पर नजर आने वाली है। बहुत सारे उसको लेके तमाम चीजें सामने आई, तो जरा उस पर अपनी राय दें। क्या रणनीति बनती है? और जाहिर सी बात है यहां पर उस टीम को, जो टॉप टीम है, उसको बेनिफिट भी मिलने वाला है। गौरव, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी है। चंद्रेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं इसी सवाल के साथ। बारिश भी एक फैक्टर है, और बारिश को एक तरह से कहा जा रहा है मददगार है इस बार। देखिए, बारिश एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 89% चांसेस है कि बरसात हो। इसलिए भारत का अपने ग्रुप में टॉप करना बहुत बहुत जरूरी था, और उन्होंने वो टॉप किया। क्योंकि रिजर्व डे भारत वाले सेमीफाइनल के लिए नहीं है। 250 मिनट को रखा गया है एक एडिशनल बफर के तौर पर। अगर भारत के सेमीफाइनल में बरसात खलल डालती है तो वो 250 मिनट में भी, अगर वो 5 ओवर जो चाहिए होता है मुकाबला पूरे करने के लिए, कुल मिलाकर जो है 10 ओवर का मुकाबला करने के लिए, वो भी अगर ना हो, तो अगर टीमों ने अगर अपने ग्रुप को टॉप किया है, तो फिर उनको फाइनल में प्रवेश करने की आसानी होगी। भारत ने अपने ग्रुप को टॉप किया है, तो उनको अपने फाइनल में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत सुविधा होगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। पर आप काफी बार ना बरसात के बारे में सोचकर अपनी प्लानिंग ज्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, और आपको तैयार रहना पड़ता है हर चीज के लिए, हर इवेंचुअलिटी के लिए। और अब भारत की टीम भी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, आई डोंट थिंक बिल्कुल, वो उतनी बिल्कुल अगर सही आप कहा बरसात आपने, के बिल्कुल सही कहा आपने। और बरसात शायद के बारे में इन आप सारी सोचने बातों लगे। को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पूरी तैयारी और रणनीति बेहतर तरीके से, सरप्राइजेस अपनी ओर से दीजिए, खुद सरप्राइज मत होइए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस चर्चा के लिए चंद्रेश जी। गौरव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि टीम इंडिया हमें खुश करे और आगे की जो राह हो वो बेहतर से बेहतरीन बने। चलिए, अब यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और भी खबरें होंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात लोकसभा स्पीकर के चुनाव की। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। नतीजा अब स्पीकर का चयन चुनाव के जरिए होगा। इसी के साथ देश में लंबे समय से चली आ रही परंपरा टूट गई और अब देश के इतिहास में ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी। एनडीए की तरफ से बीजेपी सांसद ओम बिड़ला और कांग्रेस सांसद सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा में भी लोकसभा के स्पीकर थे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं। बयानों के तीर भी चल रहे हैं। There is a convention in the House. Speaker also will be the ruling party. Then opposition party will get a deputy speaker post. That is a convention. Followed NDA period also, UPA period also. Now, last two times they have not given us. At that time they said you are not a recognized opposition. That's why you are not eligible for deputy speaker and LOP. Now we have a number. We have a number. Congress have 100 MPs. So we are eligible for deputy speaker also and LOP also. The deputy speaker is a convention. कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। और स्पीकर पद के लिए इलेक्शन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, बताएं। भारतीय राजनीति में जबरदस्त और दिलचस्प मोड़ आया है और ये जुड़ा हुआ है लोकसभा स्पीकर पद से। 18वीं लोकसभा में लोकसभा स्पीकर कौन होगा, ये बात तय होगा अब सांसदों के वोटिंग से। लगभग 3-4 दशक बाद ऐसा होने जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी, सांसद वोट डालेंगे। जब तक अभी तक ट्रेंड ये था कि आम सहमति से सांसदों के बीच जो आम सहमति बनती थी उसके आधार पर लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव हो जाता था। पूरे घटनाक्रम को यूं समझिए कि 18वीं लोकसभा के लिए बीजेपी की तरफ से ओम बिड़ला का नाम, उनका नामांकन दाखिल किया गया है। बीजेपी ने ओम बिड़ला को एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर पद के लिए उनका नाम आगे किया, जबकि कांग्रेस या फिर विपक्ष ने के सुरेश का नाम आगे कर दिया है। यानी कि लोकसभा स्पीकर के लिए अब 2 नाम आमने सामने हैं, बीजेपी की तरफ से ओम बिड़ला और कांग्रेस की या फिर विपक्ष की तरफ से के सुरेश। और अब इन दोनों में से कौन स्पीकर बनेगा लोकसभा स्पीकर, इसका चुनाव अब वोटिंग के जरिए होगा। हालांकि जो प्रक्रिया है वो यही है कि जो सांसद हैं लोअर हाउस में यानी लोकसभा में वो वोट डालेंगे, जिस संख्या बल से जिसका ज़्यादा वोट होगा, जिसके नाम पर ज़्यादा वोट पड़ेंगे, वही स्पीकर पद के लिए आगे उसका चयन किया जाता है। लेकिन चूंकि अब तक ट्रेंड ये था कि आम सहमति से स्पीकर पद का चुनाव हो जाता था, वो प्रक्रिया अब यहाँ पर टूटने जा रही है। अब इसको लेकर के दोनों ही तरफ से यानी कि एनडीए और इंडिया अलायंस की तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो सहमत हो गए थे ओम बिड़ला के लिए, लेकिन वो चाह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर पोस्ट विपक्ष। शुक्रिया करेंगे समीर। गुजरात में फिर से हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी आमने सामने हो गए। अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को लीगल नोटिस जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए। अनुराग, जरा बताएं आखिर ये क्या है पूरा मामला? देखिए, एक बार फिर गुजरात में देखने को मिला है कि हॉस्पिटल एसोसिएशन जो है, अहमदाबाद हॉस्पिटल एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, उन्होंने टाटा एआईजी को लीगल नोटिस जारी करके कहा है कि जो 81 हॉस्पिटल जो है उनके एसोसिएशन के, वो जो डीलिस्ट किए हैं, अगर उसको वापस लागू नहीं, एमपेनल नहीं किया जाता है तो 15 जुलाई 2024 के बाद से किसी भी टाटा एआईजी के पॉलिसी होल्डर्स का कैशलेस ट्रीटमेंट या रीएम्बर्समेंट ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। हमने देखा था कि पिछले साल भी ऐसा मामला आया था जहां पर स्टार हेल्थ के साथ इसी तरह का विवाद हुआ था
और दोनों तरफ से धमकी दी गई थी, लेकिन वो बाद में मामला कंपनी ने सुलझा लिया था। लेकिन इस बार ये मामला और बड़ा हुआ है क्योंकि टाटा एआईजी के द्वारा देश भर के अंदर 3,333 हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर जारी की गई है और बताया गया है कि इन हॉस्पिटल्स में अगर उनके पॉलिसी होल्डर इलाज कराते हैं तो कैशलेस ट्रीटमेंट और रीइंबर्समेंट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। कुछ अपवाद में अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट के स्टेबल होने तक इलाज किया जा सकता है, लेकिन जो सामान्य ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद इस पूरी जो मामले में तुल पकड़ा, क्योंकि गुजरात के अंदर ही करीब 300 से ज्यादा हॉस्पिटल्स है और इसमें जो कंपनियों की दलील है, जो सूत्रों से हमें पता चला है कि जो फ्रॉड करते हैं हॉस्पिटल, जहां पर ओवर चार्जिंग की जाती है, तो उन हॉस्पिटल्स पे लगाम लगाने के लिए डीलिस्ट किया गया। लेकिन अगर उनकी प्रक्रिया में सुधार आता है, उनकी जो ड्यू डिलिजेंस है या फिर वो अपनी प्रैक्टिसेस में सुधार करते हैं, तो आगे चलकर उन हॉस्पिटल्स को वापस एमपैनल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। इस बीच एक और अहम खबर बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बजट के पहले प्री बजट मीटिंग्स में लगी हुई हैं और इसी सिलसिले में लगातार अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठकों का दौर जारी है। आज भी उनकी कई बैठकें हुई। ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं आज दिन भर किस तरह की गहमा गहमी रही, क्या कुछ बैठकें हुई? देखिए, प्री बजट कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आज 2 बैठकें हुई। जो पहली बैठक हुई पहले सेशन में वो दरअसल ट्रेड सर्विसेज के साथ, जिसके तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें वित्त मंत्री के सामने कई तरह के सुझाव सिफारिशें की गई। अगर आप उन पर नज़र डालें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि चाइना की तरफ से जो एंटी डंपिंग हो रही है, कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं खासकर केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, उसमें जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हैं इस वक्त उसमें उसके ऊपर करीब 5% और ज़्यादा ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई। कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने एमएसएमईज़ पर ज़्यादा फोकस करने की बात की, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरियां वहीं से पैदा होती है। लिहाजा एमएसएमई एक्ट के तहत रिलीफ के लिए, यानी कि टैक्सेशन बेनिफिट के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उसको 50 करोड़ रुपए से कम करने की मांग की। साथ ही साथ पैन और आधार का जो मैंडेटरी उसके लिंकेज की बात है उस पर भी रियायत देने की मांग की और कहा कि एमएसएमईज़ कंपनीज़ के लिए इसको ज़रूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स जो कि इंटरेस्ट सब्वेंशन का बेनिफिट ले रहे हैं, उनमें उन्हें 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन का बेनिफिट अभी मिलता है, जिसकी मियाद 30 जून 2024 को ख़त्म हो रही है। उस पर ट्रेड सर्विस प्रोवाइडर्स ने वित्त मंत्री से इस बात की मांग की कि इस डेडलाइन को अगले 3 साल तक बढ़ा दिया जाए और जो इंटरेस्ट सब्वेंशन का बेनिफिट है उसको 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाए, क्योंकि ब्याज दरें भी अब बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सुझाव आया नेस्कॉम की तरफ से। इस बैठक में नेस्कॉम ने की जो सिफारिश वो ये थी कि जो सेफ हार्बर रेजीम है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 200 करोड़ रुपए का है। बेनिफिट लेने के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको कहते हैं उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया जाए और साथ ही साथ जो ब्याज दरें हैं उसको भी इसमें कम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। जो दूसरी बैठक हुई जो अभी अभी ख़त्म हुई है वो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर है। उससे संबंधित जो एजेंसियाँ थीं, जो एक्सपर्ट्स थे वो शामिल हुए। उन्होंने इस बात की मांग की है कि सरकार को इस बात के प्रयास करने चाहिए कि जो भी इससे जुड़े हुए इंडस्ट्री हैं या एसोसिएशंस हैं उनको ज़्यादा टैक्स बेनिफिट दिया जाए, स्किलिंग पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। सरकार को इस सेक्टर की कंपनीज़ के लिए ज़्यादा टैक्स बेनिफिट देने की ज़रूरत है और जो ज़्यादा नौकरियां पैदा करेगा उसको उस हिसाब से इंसेंटिव्स दिया जाए पीएलआई की तर्ज पे। तो ये तमाम सिफारिशें की गई हैं। अब ये देखने वाली बात है कि बजट में इन किन सिफारिशों को शामिल किया जाता है। जी, तो शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ स्वदेश खबर में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।